आप सुन रहे हैं भगवान दास मोरवाल जी द्वारा लिखा हुआ उपन्यास हलाला धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 6। अचानक डमरू ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। पता नहीं उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया। इधर लपरलैंडी की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ने लगी। निगाह अक्सर सामने दाहिनी ओर मुड़ती उस गली के मुहाने पर जा टिकती जहाँ से डमरू निकलकर नमाज पढ़ने जाता है। अजान लगते ही वो चौतरे पर आ बैठता, मगर रोज़ बरोज़ उसकी उम्मीद खाली होते दिए की लौ की तरह धीरे धीरे क्षीण होती जाती। लपरलैंडी समझ गया कि डमरू के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा घटा है जिसकी वजह से लगता है उसने अपना रास्ता ही बदल लिया, वरना ये पट्ठा अपने कॉल से पलटने वाला नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि अभी तक उसकी इस बारे में किसी से बात ही ना हुई हो। इसी सोच विचार में कई दिन बीत गए। अब बस एक ही रास्ता बचा है कि क्यों ना डमरू को कल जुमे के दिन जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त पकड़ा जाए और खुतबे के बाद उसे जो काम सौंपा था उसकी रिपोर्ट ली जाए। अगले रोज़ यानी जुमे के दिन लपरलैंडी जुमे की नमाज से पहले ही जामा मस्जिद पहुंच गया और मस्जिद से लगभग 25-30 कदम दूर वो ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ से मस्जिद का दरवाज़ा साफ नज़र आ रहा है। अनुमान के मुताबिक जैसे ही उसकी निगाह अपने बाईं ओर से जाती हुई डमरू पर पड़ी, पूरे मुस्तैदी बरतते हुए डमरू को बिना भनक लगाए वो एक निश्चित दूरी बना उसके पीछे पीछे हो लिया और मस्जिद में पहुँच उसकी बगल में वज़ू करने लगा। डमरू का लपरलैंडी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही खुतबे की अजान हुई, डमरू की नज़र पहली बार अपने बगल में खड़े लपरलैंडी पर पड़ी। इधर लपरलैंडी ने भी हल्की सी मुस्कान से जैसे उसका जवाब दिया। लपरलैंडी ने डमरू को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि यह सब पूर्व नियोजित है। नमाज के अंतिम चरण में लपरलैंडी ने कादा के बाद सलाम के तहत पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हुए दाहिने तरफ मुंह मोड़ा और फिर अल्लाहुम्म अंता सलाम अलैकुम कहते हुए ऐसी मुद्रा बनाई मानो ऊपर वाले की इबादत में डूबे इस लपरलैंडी को दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है। डमरू ने भी मस्जिद की सीमाओं और तरकबे नमाज का ख्याल रखते हुए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। यानी उसने भी ऐसा जताया कि पट्ठे, जब तुझे ही दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है तब मुझे ही क्या पड़ी। बल्कि डमरू ने उससे 2 कदम आगे बढ़कर मस्जिद की सीढ़ियों के बाहर पड़ी बिहारी चप्पलों को पाँवों में डाला और घर की ओर चल दिया। मगर लपरलैंडी आज उसे कहाँ छोड़ने वाला था। अरे ओ इमाम साहब, अन्यायी ऐसी कहाँ जल्दी है, मेरे यार हम भी आ रहे हैं, पीछे से आवाज़ देते हुए लपरलैंडी ने डमरू को टोका। जाते जाते रुक गया डमरू, पीछे पलटते हुए बोला, आजा। अब दोनों साथ साथ हो लिए। यार डमरू, मैंने काम की कही। हालांकि लपरलैंडी ने काम का नाम नहीं लिया, लेकिन डमरू समझ गया कि वो किस काम की बात कर रहा है। शायद वो इस बारे में लपरलैंडी से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधा उत्तर देने के बजाय उल्टा लपरलैंडी से पूछा, कौन सो काम? अरे वही टिसल फिस जो आजकल तेरा पड़ोसी टटलू के घर में चल रही है। लपरलैंडी का इतना कहना था कि डमरू जैसे हत्थे से उखड़ गया। यार, गधी के गैंड में घुस गो तेरो टटलू और गधी के गैंड में घुस गई वाकई टिसल फिस। बेमतलब तेरा चक्कर में आके मैंने अपनी हया जुतवा ली। डमरू मेरे यार, तू तो ऐसे बेदकरो है जैसे काई ने नई नई घोड़ी की पुच्छी को हाथ लगा दिए होए। ठीक है, मत लगा पतो, पर भला आदमी तेरे जैसा जमाती है ऐसी बात शोभा ना देवे है। लपरलैंडी ने बिना उत्तेजित हुए डमरू को झिड़कते हुए कहा। अचानक हुई अपनी इस लानत मलामत पर डमरू ऐसे ठंडा पड़ गया जैसे सुर्ख लोहे पर बर्फीला पानी उड़ेल दिया हो। लपरलैंडी ने डमरू की ओर कनखियों से देखा। वो समझ गया कि उसका पलटवार सही काम कर गया है। उसने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला, उसमें से 2 बीड़ियाँ निकाल उन्हें सुलगाया और ये कहते हुए डमरू की ओर एक सुलगी हुई बीड़ी बढ़ा दी, कम खाणो कम सोवणो दोनों बात भली, गुस्सो मार बस मैं करो वे नर हुआ बली।
ई बात तो तेरी ठीक है, पर पतो है वह सिंगार वाली ने मेरे ऊपर इतनो बड़ो तूफान लगायो है कि लाला बस मरो ही ना जावे है। तो है का पतो लपरलैंडी, वाह दिनसू मेरे ऊपर कहाँ गुजर रही है? डमरू ने बीड़ी में जोर का कश मारते हुए कहा, मगर इस बीच बीड़ी बुझ चुकी थी। गुस्से में डमरू ने झल्लाते हुए बुझी हुई बीड़ी जमीन पर फेंक दी। ले दूसरी जला ले। लपरलैंडी ने माचिस समेत बंडल डमरू की ओर बढ़ाते हुए बेहद शांत भाव से पूछा, बात तो बता, आखिर हुआ कहा? सिंगार वाली ने तेरी छाती में ऐसी कौन सी बर्छी घुसा दी जो तू मरना मारना की बात कर रो है? बर्छी? अन्यायी पूछे मत, या कि माँ का चुदाया में कदी तो कह रही के गादड़ान का पकाया सुबेर ना पके हैं, और कदी कह रही के जमात में तो मैं दुनिया दिखाए को गयो हूँ, और तो और वो तो तेरा बारा में भी कह रही के। कहते कहते रुक गया डमरू। यार तू जलेबी सी तो बढ़ाए मत, साफ साफ बता के वो मेरा बारा में कहा कह रही। लपरलैंडी का धैर्य बगावत पर उतर आया। थोड़ो सो सब्र तो राख, अपना बारे में सुनेगो तो तेरी फटके हाथ में आ जाएगी। कह रही ही के अपनी लुगाई तो वापे रुकी ना, उल्टो व नजराना का चक्कर में हमारा देवरे और बिगाड़ रो है। ई कही तेरी वाह सिंगार वाली भावज ने, या कि माँ का? मैं अभी जाके वासु पूछूं कि वाह ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। लपरलैंडी के जबड़े का उभार गालों से बाहर आने के लिए आतुर हो गया। तू अपनी छोड़, वाह ने एक इल्ज़ाम और लगायो है मेरे ऊपर कि कहीं वह नजराना के चक्कर में तो ना हूँ मैं, डमरू ने आहत होते हुए बताया। अन्यायी, तेरी यह 56 छुरी सी भावज ने तो हद ना कर दी। ले बताओ, ऐसी जमाती नमाजी के ऊपर इतना बड़ो इल्ज़ाम? एक बात कहूँ डमरू, तेरी बातन ने सुन के मेरे तो खून खौल रहा है। ऐसे इल्ज़ाम अगर कोई मेरे ऊपर लगा दे तो ना, इतनो ही ना बल्कि ई और कही ही कि मैं तो जमात में दुनिया दिखाए को गयो हूँ। कहते कहते डमरू की हिलकियाँ बंध गईं। डमरू बावलो हो गो है, ऐसे हिम्मत ना हारे हैं, भला आदमी ऐसी छोटी छोटी बातन सु मन छोटा ना करे हैं। इतना कह फिर से लपरलैंडी ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाल उसमें से 2 बीड़ियाँ निकालीं और उन्हें जला एक डमरू की ओर बढ़ा बेहद संजीदगी के साथ दार्शनिक होते हुए बोला, बावला भाई, ऐसा ही मानसन के बारा में काई ने कही है कि रामचंद्र बण में फिरो, पांचू पंडू फिरा परदेस, हरिश्चंद्र बिकतो फिरो, नरन पे विपदा पड़ी हमेश। लपरलैंडी के ढाढ़स पर डमरू बमुश्किल अपने आप पर काबू कर पाया। कुर्ते के आस्तीन से आंसुओं से भीग गए गालों को पोंछा और थके कदमों से लपरलैंडी के साथ साथ चल दिया। इसके बाद लपरलैंडी की हिम्मत नहीं हुई कि वो टटलू प्रसंग को जारी रख पाए। जितनी देर वे दोनों साथ रहे उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। लपरलैंडी तो रास्ते में अपने चौतरे पर चढ़ गया और डमरू अपने नोहरे के लिए सामने दाहिने ओर मुड़ती गली में समा गया। जिस दिन से डमरू की भावज आमना ने अपनी जिठानियों के सामने उस पर खुलेआम यह तोहमत लगाई है कि डमरू हाजी खुदा बख्श यानी टटलू सेठ के लड़के नियाज की तलाकशुदा बीवी नजराना के चक्कर में है, उसी दिन से डमरू का मन चीख चीख कर कह रहा है कि या मेरे अल्लाह, काश ये धरती फट जाए और उसमें समा जाए। चलो थोड़ी देर के लिए एक भावज का मजाक समझकर उसे हवा में उड़ा दे, पर यह कैसा मजाक हुआ कि जमात में वो दुनिया दिखाने के लिए गया था। इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद तो इस दुनिया में कोई बेगैरत ही जिंदा रह सकता है। इज्जत और शर्मदार तो अब तक गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला ही खत्म कर चुका होता। डमरू का मन रह रहकर उसकी गैरत को न केवल धिक्कार रहा है, बल्कि उसके अब तक इस धरती पर जिंदा रहने को ही ललकार रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है डमरू के। उसके दिमाग ने इससे काम ही करना बंद कर दिया। रात दिन सोचते सोचते नसें मानो चटकने लगीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो 2 भैंस दोनों वक्त लगभग 20 किलो दूध देती थी वो घटकर 15 किलो पर आ गई। एकाएक इस दुर्घटना ने तीनों बड़े भाइयों यानी जमाल खां, कमाल खां और नवाब को चिंता में डाल दिया। मगर जैसे उन्हें इस नुकसान की असली जड़ का पता चला तो पता चलते ही उनका खून खौल उठा। यार नवाब, जरूरी डमरू व लपरलैंडी ने भड़कायो है।
कमाल खां की मरे गुस्से के कनपटी की नसें खींचने लगी। अन्यायी, अगर यह लपरलैंडी को पहले ही इलाज हो जातो तो आज ये नौबत ना आती। नवाब की आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। मुट्ठियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। मेरे यार, तुम दोनों भाई तो जब देखो घोड़ा पे सवार रहो हो। अरे यामे वाला लपरलैंडी को कोई कसूर ना है, और फिर वैसे भी टटलू के घर का बारा में पूछ के कौन सी बुराई कर दी। थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो। एक बात कहूँ नवाब, असली कुरह अर्थात अंकुर की जड़ तेरी लुगाई है। ई सारी लंग वाई की लगाई हुई है। जमाल खान ने सीधे सीधे अपने सबसे छोटे भाई नवाब से आमना की शिकायत की। मेरी लुगाई? वो कैसे? क्यों? वाई कहना कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि डमरू कहीं या टटलू की बहू के चक्कर में तो ना है। डमरू तो जमात में दुनिया दिखाए को गयो है। तो उसू किसने कही ये बात? नवाब ने पुष्टि करते हुए पूछा। किसने कही? यह बातें तो फातिमा और नसीबन भी कह रही हैं। कमाल खान ने पुष्टि करते हुए बताया। अन्यायी, हम दूसरान को मुंह फोड़ता डोल रहा है, ये पतो ना है कि असली मुजरिम हमारे घर में छुपो बैठो है। जमाल खान ने गहरी सांस लेते हुए सारा भेद खोल दिया। नवाब का इतना सुनना था कि वो एक झटके के साथ खड़ा हो गया। जमाल खां और कमाल खां को अपने छोटे भाई का ये रूप देखकर समझते हुए देर नहीं लगी कि आगे क्या होने वाला है। नवाब, पागल मत बन, कुछ उल्टो पुल्टो मत कर बैठियो। जमाल खां नवाब को समझाने लगा। मेरे यार, एक आध धौल थप्पड़ सुई काम चला लीजिए। जमाल खां और कमाल खां की सलाह का अर्थ शायद ही किसी को समझाने की ज़रूरत हो। उनकी इस सुझाव भरी सलाह का मतलब साफ है कि नवाब को अपनी बीवी को कैसे समझाना है। इससे पहले कि उन दोनों में कोई कुछ कहता, नवाब तमतमाता हुआ घर की ओर चल दिया। कमालू, यार तू दौड़ के जा, ये नवाब कोरो बावलंडी है, कहीं ये आमना के उल्टी सूधी जगह न मार दे। जमाल खां आशंकित होकर अपने छोटे भाई से बोला। वह ने काम ही ऐसो करो है। आज या नवाबे बाकी अच्छी खबर लेण दे, ये जब ही मानेगी। कमाल खान ने बेपरवाही के साथ कहा। अरे ना यार, ऐसो ना होए, कहीं ई बूबक वह जुगत सूर दे। चल खड़ो हो, जल्दी जा। जमाल खां अपने छोटे भाई को लगभग हुक्म देते हुए बोला। न चाहते हुए भी कमाल खां जाने के लिए खड़ा हो गया। मेरे यार, समझे कर, औरत जात को मामला है, कहीं ऊंच नीच होगी तो लेना का देना पड़ जाऊंगा। जल्दी कर, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। कमाल खां को जबरन घर भेजते हुए बोला जमाल खां। बड़े भाई की बात में कमाल खां को दम नजर आया। वो तेजी से लंबे लंबे डग भरता हुआ घर की ओर बढ़ गया। घर के बाहर जमा खलकत को देख और रह रहकर कानों में टकराते आमना के आर्तनाद से जमाल खां समझ गया कि नवाब ने लगता है अपनी बीवी को सलीके से समझा दिया है। अंदर जाने से पहले उसने पहले तो तमाशबीन खलकत पर उचटती सी नज़र डाली और फिर उसे धमकाते हुए बोला। अरे ही कोई नाच हो रो है जो तुम वाय देख रहा हो। जमाल खां के इतना कहते ही भीड़ में थोड़ी हलचल हुई और देखते ही देखते काफ़ी हद तक छट भी गई। अंदर जाते ही जमाल खां एक बेमानी गुस्सा दिखाते हुए दालान में बैठी नसीबन से बोला। कहा होगो, कैसे पूरा घर सिर पे उठा रखो है। मोसू कहा, वासु पूछ, जाने या घर में ई सांप रोक रखो है। नसीबन ने बड़ी सफाई से पीछा छुड़ाते हुए कहा। अब जमाल खां एकदम अनजान बनते हुए अपने छोटे भाई कमाल खां की ओर पलटा। कमालू, कहा बात होगी? मगर कमाल खान ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। अब रह गया नवाब। शास्त्र सम्मत अब इसी के श्रीमुख से सुनना बनता है। जमाल खान ने बड़ी संजीदगी के साथ अक्कल दाढ़ को कुरेदते हुए बेहद निष्प्रभ भाव से नवाब की ओर ऐसे देखा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। नवाब, अन्यायी, या घर में ये कहाँ महाभारत मचा रखी है? महाभारत कहा, हमारे घर में एक द्रौपद पैदा जो हो रही है, याने मचा रखी है महाभारत। ई एक आध माड़ा से मरवा के मानेगी या घर में। नवाब का इशारा अपनी बीवी आमना की तरफ था। अरे मानस तो मरवाएगी, पहले ई तो बताओ या की नौबत आई कैसे? जमाल खां की संजीदगी और निश्चलता और निखर आई। बताऊं तो जब वो बताण लायक होए। बेमतलब ही दूसरे की अलसट अर्थात आफत अपना घर में लाना पे तुल रही है। मैं कुछ समझो ना, जमाल खां ने भूलेपन से कहा।
इससे पहले कि नवाब कोई जवाब देता, दालान के दाईं ओर के कमरे में से भड़बड़ाते हुए आमना बाहर निकली और एक बार फिर आर्तनाद करते हुए चीखी, मैं ला रही हूँ अपना घर में दूसरे की अलसट। वह कलसंडाए मत समझाओ जो या ताक में बैठो है कि कैसे वह 1.5 टटलू की बहू है घर में बैठा हूँ। अरे अल्लाह, या हरामी के कीड़ा पड़े, या ये जन्नत भी नसीब ना होए, या को नास जाए, या पे माटी पड़े, या सतलंडा की नसबंदी हो जाए, दिन दोपहराई में ई 1.5 रणुआ हो जाए, यानी मैं तोड़ के धर दी। आमना का आर्तनाद शाम के झुटपुटे में घर की दीवारों से टकराकर पल भर के लिए खामोश हो गया। नवाब, ये आमना कहाँ कह रही है? जमाल खान ने हैरान होने की मुद्रा अपनाते हुए पूछा। क्या कहा रही है? लगे है अभी या को मन न भरो है। दांत पीसते हुए नवाब गुर्राया। तू अब के हाथ तो लगा के देख, दारी का ये कच्चो न चबा जाऊं तो। अपने जेठ यानी जमाल खां को सामने देख प्रत्युत्तर में आमना भी गर्जी। वो जानती है कि उसके जेठ के आगे उसका पति नवाब उस पर हाथ तो उठाने से रहा। इससे पहले कि जमाल खां पूरे मामले को समझने की कोशिश करता, आमना वहीं दालान में एक तरफ बैठते हुए मुंह पर पल्लू डालकर अपने बाप को गरियाने लगी। अरे मेरा बाप, तेरो बंस मिट जाए तने मैं कैसा कसाइन के बांध दी। तेरो नास जाए तो को कफन भी मैसर ना हुए। मैं तो खुदा सु यही दुआ मांगू हूँ कि चाओ खाओ को रहमत तू जीतो जी या दुनिया सु माटी ले जाए। पतो ना मेरा बाप या मलुक ज़्यादा में तुहे कहा दिखो जो तने मैं या के पल्ले बांध दी। अरे तू चुप रहेगी कैसे? जमाल खान ने जोर से आमना को डांट दिया। अपने जेठ की इस डांट पर आमना चुप हो गई। वो समझ गई कि अब चुप रहने में ही भलाई है, वरना उसके प्रति जो थोड़ी बहुत हमदर्दी बची है वो भी जाती रहेगी। आमना के अब केवल हल्के हल्के सुबकने की आवाज़ें आने लगीं। छोटी सी खामोशी के बाद जमाल खान ने एक पल रुककर पहले अपनी बीवी नसीबन की ओर देखा और फिर बेहद सावधानी बरतते हुए सबको सुनाते हुए कहा, रोज़ रोज़ या घर में ई कहा धूमस मचा रखो है। पतो ना या घर में काई ढेर ने कौन सी सेह को काटो खुबा रखो है जो रात दिन राडा निपूती मची रहे। सीधा जवाब देने के बजाय नसीबन किसी अनिश्चितता के प्रति शक जाहिर करते हुए बोली, कोई काटो वाटो ना खुबरो है। यह रंडिये हम समझाता समझाता बावला होगा, पर याके कुछ समझ में ना आ रही है। पतो ना या डमरूसू ई कहा चाहवे है। वाने यासू टटलू का घर के बारा में कहा पूछ ली, ई तो वाके पीछे ही पड़ गई। छोटी सी बात पे या हरामण ने पूरी रामायण ही रोप दी। पूछ ली तो ऐसा कौन सो गुनाह कर दियो? जमाल खान ने फातिमा की बात को वजनी बनाते हुए कहा, मेरी एक बात समझ में ना आ रही है कि बहू तलाक दी गई है काई और की और लठ बजरो है या घर में, ई मतलब कहा है। कमाल खां भी बकौल नसीबन इस रांडा निपूती में उलझता चला गया। या नटनी सु पूछो जो बेमतलब डमरू के ऊपर तोहमत लगा रही है। चलो कोई बात ना, या ने टटलू की बहू के बारे में उल्ट सुल्ट कह दी, पर यह बात को कहा मतलब है कि डमरू जमात में दुनिया दिखाए को गए हुए। नसीबन ने एक बार फिर असली बात को दोहरा दिया। ये बात तो ठीक है, पर इन भावज देवर के चक्कर में हमारी तो ऐसी तैसी हो गई। हमारी तो अच्छी खासी भैंसी लद गई। जमाल खां एकाएक हुए नुकसान से आहत होते हुए बोला, तुम तो मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा हो जैसे मैंने वह भैंस तू कही कि तू दूध देड़ो बंद कर दे। अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम पर सफाई दी आमना ने। फिर तेरो मतलब कहा हो डमरूसू, ये बात है कहना की रंडी तू तभी राजी रहेगी जब वो फिरसू जमात में चलो जाएगो। नसीबन का तीर निशाने पर लगा। जमात का नाम सुनते ही आमना का सुबकना पूरी तरह बंद हो गया। वो चुपचाप दालान से उठी और अपने कमरे में चली गई। एक एक कर सब चले गए। थोड़ी देर पहले तक जिस दालान में तनाव के तांत खिंचकर टूटने को हो रहे थे, वे धीरे धीरे ढीले पड़ गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे इस घर में कुछ हुआ हो। पानी में उठती लहरें कब अपने आप शांत होती चली गईं किसी को पता नहीं चला। एक एक कर घर के सारे बल्ब जल उठे और पूरा घर एक बार फिर रोशनी से भर गया। नज़र पड़ते ही लपर लेंडी को लगा जैसे आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगा है। सामने दाहिने और मुड़ती गली के मुहाने से एकाएक नमूदार हुए परिचित चेहरे को देख उसका चेहरा खिल उठा। जिस मुहाने को ताकते हुए उसकी आंखें लगभग पथरा चुकी थीं, अचानक डेरा इस्माइल खां देसी सुरमे की शीतलता से नहा गईं।
अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ कि जो आदमी उसके चौतरे की ओर बढ़ा आ रहा है वो और कोई नहीं, डमरू है। लपर लैंडी ने तुरंत पोजीशन ले ली और जब तक डमरू उस तक पहुंचता दूर पड़ी एक मूढ़ी अपनी तरफ खींच ली। मारे कौतूहल और जिज्ञासा के उसका रोम रोम लरजने लगा, मगर उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि डमरू की चाल में जो चटक होनी चाहिए थी वो सिरे से गायब है। लपर लैंडी भाप गया कि आकाश में टटलू के घर की चकराती आवारा पतंग ने डमरू के घर की उड़ती शांत पतंग को भी अपनी चपेट में ले लिया है। गली के मुहाने से उसके चौतरे तक पहुंचने में डमरू को मानो कई पहर लग गए। डमरू जिस तरह सीढ़ियों को पार कर चौतरे पर आया उसे देखकर लपर लैंडी भाप गया कि वो कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है। मारे थकान के उसके कंधे झुके हुए हैं, उसके चेहरे से मानो किसी ने सारी आब सोख ली है। आ भाई डमरू, लपर लैंडी ने किसी तरह उतावलापन दिखाए बिना बेहद सधे हुए अंदाज में कहा। सामने पड़ी मूढ़ी को अपनी ओर खींचते हुए डमरू चुपचाप बैठ गया। और सब ठीक ठाक है? जानते हुए भी लपर लैंडी ने डमरू के घर में मची महाभारत के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे ज़्यादा समझदार के लिए और क्या इशारा हो सकता है? घंटा ठीक है यार काका, मुंह फेरते हुए डमरू ने जवाब दिया। कहा मतलब? लपर लैंडी ने चौंकने की मुद्रा अपनाते हुए कहा। मैं तो फिर जमात में जा रहा हूँ, लगे है या घर में अब निभाह मुश्किल है। मैं कुछ समझो ना। कहा बताऊं, डोकरा की मेरी व सिंगार वाली भावज ने पूरा गांव में ये बात उड़ा रखी है कि मैं नजराना के संग घर बसाना का चक्कर में हूँ। बिना उत्तेजित हुए डमरू ने धीरज का परिचय देते हुए अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा। मेरी भी यही सलाह है। कहा मतलब? मूढ़ी से लगभग उछलते हुए पूछा डमरू ने। मेरी बात को गलत मतलब मत निकाल, मेरो मतलब है कि अब के तू काई लंबी जमात पे निकल जा, घर सु महीना 20 दिन दूर रहेगो तो मन अपने आप ठिकाने आ जाएगो। बस यही सलाह लेने आयो हूँ। ई तेने बहुत बढ़िया सोची है। इतना कह लपर लैंडी ने धीरे से पहले डमरू के चेहरे पर तिरमिराते भावों को टटोला, फिर बेहद चौकसी बरतते हुए अपने आसपास देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें धंसाते हुए शब्दों को चबाते हुए बोला। वैसे वह टटलू के घर में चल रही टिसल फिस के बारे में कुछ पता लगी कि ना? टिसल फिस कहा। बेमतलब बाप बेटा एक खानदानी बहू पे उल्टो सूधो इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि सच्चाई ये बताई कि टटलू की अपनी बहू पे गलत नज़र ही ना। यार, लपर लैंडी ने मूढ़ी से उचकते हुए तस्दीक करनी चाहिए। और मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तो इतनी भी सुनी है कि एक दिन टटलू ने नजराना चौबरा में पकड़ ली बताई। वो तो जब नजराना रौल मचाने लगी तो टटलू ने उल्टो वाई पे इल्ज़ाम लगा दियो और वह बेवकूफ़ नियाज ने बिना कुछ सोचे समझे बाप का बहकावा में आके गाय जैसी औरत तलाक दे दी। बस नजराना वाई दिनसू अपना पीहर में बैठी है। कहते कहते डमरू जैसे किसी दुख के पोखर में समा गया। ई तो नियाज ने वाक्य संग गलत करो है। लपर लैंडी डमरू के दुख के पोखर में उतरते हुए बोला। पर अब एक नई बात सुनी है कि टटलू और नियाज रोज़ नजराना मनाता डोल रहा है। नियाज ने खूब माफ़ी तलाफ़ी मांग ली है और टटलू ने बहू के आगे अपनी पाक तलक पटक दी, पर नजराना ही राजी ना हो रही है। हाँ, एक ही शर्त पर राजी है कि अगर नियाज भरी पंचायत में माफ़ी मांग ले तो वो उल्टी आ जाएगी। लपर लैंडी के लिए एक नई जानकारी थी। डमरू, वैसे तुम्हें जचे है कि नियाज भरी पंचायत में अपनी गलती कबूल कर नजराना सु माफ़ी मांग ले को? अगर घर बसाड़ो है तो माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और फिर माफ़ी मांगना सु मानस कदी छोटो ना हुए है। वैसे या नजराना ने टटलू और नियाज को सही इलाज करो है। अब पतो चलेगी कि ऊँट कितनी देर बैठे हैं। लपर लैंडी डमरू का समर्थन करते हुए बोला। एक बात कहूँ काका, सारी करनी धरनी या धरती पे ही भुगतानी पड़े है। डमरू इस बार दार्शनिक हो गया। वैसे एक बात पूछूं डमरू? अचानक लपर लैंडी की आंखों में शरारत तैरने लगी। या टटुल ने अपनी बहू सही में धर दबोची ही चौबारा में? ऐसो है, जब पंचायत होए ना तो वह टटलू सु तू ही पूछ लीजो। इतना कह डमरू तमतमा कर खड़ा हो गया। यार सुन तो सही एक मिनट। डमरू ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो तेजी से गली के उसी मुहाने की ओर बढ़ गया जहाँ से थोड़ी देर पहले प्रकट हुआ था। लपर लैंडी की आंखें
डमरू का तब तक पीछा करती रहीं जब तक वो उस गली में समा नहीं गया। एकाएक हुए इस बेवक्ती ऐलान से पूरा घर सकते में आ गया। शिराओं में अपनी गति में बहता रक्त ठिठक गया और धमनियों में दौड़ता खून रह रहकर हाँफने लगा। कल तलक जो आमना ये सोचकर बेफिक्र थी कि अगर डमरू चला भी गया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, वही आमना परेशान हो उठी। डमरू इस ऐलान पर कि वो अगले जुमेरात को फिर से जमात में जा रहा है, किसी की उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि उसने इतनी जल्दी दोबारा जमात में जाने का कैसे फ़ैसला ले लिया, क्योंकि सब जानते हैं कि उसके इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है। दोपहर को थोड़ी फुर्सत मिलते ही नसीबन और फातिमा कमर सीधी करने की गरज से दालान में लेटी ही थीं कि दोनों के बीच आगे बनने वाले हालात पर तबसरा शुरू हो गया। या रंडिए, अब पतो चलेगी जब ये रोज़ा भी राखेगी और नोहराए भी संभालेगी, नसीबन ने बिजना झलते हुए कहा। बहान, जाने बोई है काटनी भी वाये पड़ेगी, फातिमा बोली। वैसे एक बात कहूँ फातिमा, नवाब या हरामण है, मारे भी बहुत है, पर पतो ना यहाँ की देह काय की बनी है। ऐसी पिटोकड़ी मैंने आज तलक ना देखी। रोज़ रोज़ पिटनो कोई अच्छी बात ना है। अब याए कहाँ मिल गो, अच्छो भलो डमरू पूरा नोहराए संभाल रो हो। अब राजी रहेगी जब ये डमरू जमात में चलो जाएगो। पतो ना या आमना के कैसे बहम हो रो है कि डमरू व नजराना के चक्कर में है। काई ये अपने घर में लाड़ो हंसी खेल है, और फिर कहा पतो कल नजराना उल्टी अपने घर आ जाए। मैं तो सुनी है कि नियाज व नजराना है भरी पंचायत में लाड़ा पे राजी हो गो है। फातिमा ने जैसा सुना वैसा बता दिया। ये तो नजराना ही बावली निकली। अगर ई वाए वक्त पुलिस में दहेज को केस कर देती ना तो सारी तल्लाक धरी की धरी रह जाती, देखती रह जाती सारी हदीस और ये मुल्ला मौलवी। ये बात तो तू सही कह रही है नसीबन, या दहेज का कानून ने इन हरामी मर्दन के अच्छी नकेल कस रखी है। नहीं, जब जी में आवे ऐसे तलाक दे देवे हैं जैसे हम तो मानस ही ना हैं। वैसे यह नजराना ने अच्छी शरत धरी है कि अगर पंचायत में माफ़ी तलाफ़ी मांगोगे तो ही आऊँगी, नहीं धरी राख अपनी धर्मशाला है। शरत न धरती तो कहा करती, ऐसा आदमी को कहा भरोसा, कहा पतो अपना कौल सुकत पलट जाए, नसीबन ने आशंका जताते हुए कहा। वैसे ये दोनों बाप बेटा अभी भी कोशिश कर रहा है कि काई तरह बिना पंचायत के ही बात बढ़ जाए, पर सुनी है वो नजराना ही अड़ी पड़ी है। हरामी ये बाप बेटा अगर यह बातें पहले सोच लेता तो आज पूरा गांव में इनके लीतरा सना पड़ता। जब खूब जगहसाई होली, जब अकल आई है। पर बहन अच्छी बात है, इतना होड़ा पे भी काई को घर बस जाए। फातिमा ने अंत भला सो सब भला मुहावरे का सहारा ले गहरी सांस ली। उसने देख लिया कि नसीबन को झपकियाँ आ रही हैं। हाजी खुदा बख्श यानी टटलू सेठ ने अपनी बहू को मनाने के लिए साम दाम दंड भेद सहित सारे अस्त्रों और शस्त्रों का इस्तेमाल कर लिया कि किसी तरह वो भरी पंचायत वाली माफ़ी तलाफ़ी के शर्त को वापस ले ले। मगर वारी नजराना, तेरी हिम्मत को सलाम कि तूने शर्त वापस लेने की बात तो दूर रही, अपने वचन से मजाल है कि 1 इंच पीछे तो हटी हो। पूरे मोहल्ले ही नहीं, पूरे गांव के लिए वो एक मिसाल बन गई। उसके बारे में तरह तरह की मिसालें और बातें कही जाने लगीं। कोई उसके बारे में कहता, भौं भारी पैनी भुजा लंबे जाके केस, को कहे सुन ब्यास जी तिरिया के माया को परवेश। तो कोई कहता, कद छोटो गुट्टी घड़ी गदराली है चाल, को कहे सुन ब्यास जी तिरिया करे निहाल। दरअसल लोगों का ऐसा कहना है भी सही, और वो इसलिए कि जब से नजराना के हाजी खुदा बख्श के घर में कदम पड़े हैं तब से वो निहाल हो गया है। माया तो मानो उसकी दहलीज पर बांधी बनी हाथ बांधे खड़ी रहती है। शायद ऐसी कुलवंती के बारे में कहा गया होगा, कड़क भोजन गोधन घर कुलवंती नार, चौथी पीठ तुरंग की ये बिसत निशानी चार। इसीलिए पूरे मोहल्ले को इंतज़ार है तो उस दिन का जिस दिन पंचायत जोड़नी है। पूरा मोहल्ला अपनी आंखों से देखना चाहता है कि उस दिन टटलू और नियाज दोनों बाप बेटे भरी पंचायत में नजराना की किन किन शर्तों को मान उसे वापस अपने घर लाते हैं। आखिरकार आने वाले जुमे को जुमे की नमाज के बाद जमाल खां के नोहरे में पंचायत का बैठना तय हो गया। पंचायत क्या, पंचायत के नाम पर बिरादरी के कुछ लोगों को ही तो बैठना है और मसले को आराम से निपटाना है।
जब पहले से ही सब तय है तो काहे की नुक्ताचीनी। टटलू की पहले ही इतनी हया जुत ली, वो क्या कम है। अब तो किसी तरह टटलू यानी हाजी खुदा बख्श की लाज रखनी है और नजराना का मान बचाना है। कहने का मतलब ये कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटने से बच जाए। हालांकि इधर नवाब अपने नोहरे में पंचायत के नाम पर इस तरह लोगों के इकट्ठा होने के सख्त खिलाफ था। उसकी ये खिलाफत एक हद तक अपनी जगह सही और जायज़ भी थी, क्योंकि आमना पहले नजराना को लेकर डमरू के बारे में तरह तरह की बातें कह चुकी है। मगर बड़े भाई जमाल खां और दूसरे लोगों के समझाने और मुनासिब जगह होने की वजह से वो बात तो मान गया, लेकिन बेमन से। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में जिसे भी इस पंचायत का पता चला, अपने सारे काम छोड़कर वो जमाल खां के नोहरे में आ गया। जुमे की नमाज के बाद जमाल खां का पूरा नोहरा भर गया। नजराना के पीहर से उसके बाप और भाइयों को बुलवा लिया गया। देर तलक इस पर विचार होता रहा कि आखिर इस मसले को और ज़्यादा उलझाए बिना कैसे सुलझाया जाए। आखिर सबने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना इसे हाजी खुदा बख्श पर ही छोड़ दिया जाए। हाजी खुदा बख्श यानी टटलू सेठ धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बेहद विनम्रता के साथ लगभग गुहार करते हुए बोला, पंचो, हमसू जो गलती हुई है वाकई मैं या भरी पंचायत में माफ़ी मांग रहा हूँ और खुदा रसूल है हाजिर नाजिर करके कसम खाऊँ हूँ कि आगे सू ऐसी गलती फिर ना होएगी। हाँ भाई रहमत, खुदा बकस की बातन पे तमने यकीन है या कि बातन सू त्योहारों पेट भर गो या कुछ और चाहो हो। पंचायत की तरफ से नजराना के पिता से पूछा गया। पंचो, हमें तो सब मंजूर है। वैसे भी जब हमारो चौधरी हाजी साहब भरी पंचायत में माफ़ी मांग रो है तो हमें और कहा चाहिए। नजराने के पिता रहमत ने भी उसी विनम्रता के साथ जवाब दिया। ना, अगर तुम चाहो हो कि कुछ और दंड वंड धरो जाए तो वाई भी बताओ। ना चौधरी साहब, हमें और कुछ ना चाहिए, बस काई तरह हमारी छोरी को घर बस जाए। वैसे भी पंचन सु बड़ो कोई ना हुए है। फिर भी तिहारा पावन में इनसु फेटा पगड़ी पटकवा दें। कैसी बात कर रहा हो चौधरी साहब, फेटा पगड़ी भला कोई कौलसू भी बड़ी होवे है क्या। रहमत लगभग दोलड़ होते हुए रिरियाया। ना भाई रहमत, कदी पीछे तू कह दे कि फला गांव की पंचायत ने मेरे संग न्याय ना करो। चौधरी साहब, यह बात सु बेफिक्र रहो। जितनो अकीन मुहे अपना चौधरी पे है, वासु कहीं ज़्यादा या पंचायत पे है। रहमत ने आखिरकार पंचों का फैसला कबूलते हुए कहा। हाँ भाई हाजी, अब तू बता। पंचायत के वृत्त में से जैसे टटलू से आखिरी बार पूछा गया। पंचों, मैं तो तिहारी गाय हूँ, तुम जो भी फैसला करोगा वह राजी राजी सिर माथे पे उठूंगो। मोहे तो अपना बालकन को घर बसानो है। कहते कहते हाजी खुदा बख्श की आवाज़ भारी होती चली गई। तो फिर ठीक है, आज ही दोनों बाप बेटा या रहमत के संग जाओगा और बहुए पूरी इज्जत के साथ विदा करके लाओगा। हाँ भाई पंचो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पंचायत की सामूहिक स्वीकृति के साथ जमाल खां का पूरा नोहरा तालियों से गड़गड़ा उठा। भाई लालाओं, तिहारी या पंचायत ने बहुए लाना लिवाना की बात तो कह दी, पर ई सही है। तालियों की गड़गड़ाहट के शांत होते एक कोने से सवाल उछला। अचानक पंच फैसले के खिलाफ दर्ज हुए इस ऐतराज़ पर पूरी पंचायत में खामोशी छा गई। ज़्यादातर आंखों में डूबते उतरते अनगिनत सवाल पंचों के चेहरे पर चस्पा हो गए जैसे। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बेदाग फैसले में आखिर झोल कहाँ रह गया। पूरी पंचायत में खुसर पुसर शुरू हो गई। सब एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे। रसखान, अगर ये सही ना है तो यहाँ में गलत भी कहा है। जवाब में एक पंच ने पूछा। गलत? अन्यायी, वैसे तो तुम अपने आपे बताओ हो मुसलमान, पर लखन तिहारा अभी भी हिंदुन जैसा है। यार रसखान, तू ये हिंदू मुसलमान तो बखाड़े मत, साफ साफ कह बात कहा है। भाई वाह, तम भला मुसलमान हुआ तो इतनो भी पता ना है कि तलाक दिए पीछे अगर फिर कोई सू वाई घर में आणो चाहे तो वाकू हलाला जरूरी है। हलाला? भरी पंचायत के बीच एक साथ कईयों ने पूछा। हाँ, हलाला। मेरे यार, जब दोनों आदमी राजी हैं तो यहाँ में ये हलाला फलाला कहाँ सुआ घुसी। तो फिर रोज़ा निवाज और तलाक की भी कहाँ ज़रूरत है। अन्यायी, रोज़ छोड़ दो और रोज़ मना लो, और फिर सारो फैसला खुद ही करनो है तो यह पंचायत की भी कोई ज़रूरत ना ही।
रसखान, तेने चलती गाड़ी में अच्छो पाँव अटकायो। मेरे यार, अब यह हलाला करता डोलो। चलो हम हलाला भी कर दें, पर कोई भलो आदमी निकाह को तैयार भी तो होना चाहिए। एक अन्य पंच ने मूल समस्या की ओर रसखान का ध्यान दिलाते हुए कहा, ले, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है। अरे है तो सही टटलू, वो सबसे छोटू छोरा अकरम वासु पढ़ा दे निकाह। तेरो दिमाग खराब हो रो है। अकरम तो पहले सु बाल बच्चेदार है, वासु कैसे हो जाएगो निकाह। हाजी खुदा बख्श यानू टटलू ने तुरंत अपना ऐतराज़ जताते हुए कहा, टटलू, रसखान सही कह रो है। वैसे भी ये कौन सो परमानेंट निकाह हो रो है। मेरे यार, 8-10 दिन पीछे दिवा देंगे तल्लाक। समस्या का हल सुझाते हुए एक पंच ने टटलू को समझाने की कोशिश की। देखो, काई के संग भी निकाह करवाओ, मेरे तो बस इतनो कहनो है कि अपना मजहब है मत भूलो। पूरी पंचायत को लगभग सहमत होता देख रसखान ने खुला विकल्प छोड़ दिया। हाँ भाई टटलू, बता, तू राजी है? पहले पंच ने पूछा। अन्यायी तुम कैसी बातें कर रहा है? हाजी खुदा बख्श इस बार झुंझला गया। एक बात बता, ये पंचायत तैने बुलाई है या हमने? बुलाई है तो याको मतलब ये थोड़े ही है कि तब मुझे फांसी पे चढ़ा देओ, बकरा का गला में ऊँटनी बांध देओ। ये कहाँ को न्याय हुओ। हाजी खुदा बख्श इस बार घिघिया गया। ठीक है पंचो, फिर सब देखो। अगर का ये ऐसो आदमी दिख जाए जासू नजराना को हलाला हो जाए तो ज़रूर बताइयो। और टटलू भाई, तू भी देखियो, अब हमने ही हलाला ही देखनो है। इसके साथ ही बिना किसी नतीजे के पंचायत खत्म हो गई। सब अपनी अपनी दिशाओं में बढ़ गए। नियाज को काटो तो खून नहीं, अच्छी खासी बात बनते बनते बिगड़ गई। वो थके हुए कदमों से घर में घुसा ही था कि सामने खड़ी उसकी माँ कल्लो ने उसके पास आकर चहकते हुए पूछा, कब जा रो है बहुए लेण? नियाज ने माँ को कोई उत्तर नहीं दिया। वो सीधा अपने कमरे में आया और कट्टे पेड़ की मानिंद चारपाई पर ढेर हो गया। कल्लो समझ गई कि जैसा वो सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो असली बात का हाजी से ही पता चलेगा। चुपचाप वो वापस लौट आई। इधर कमरे में नियाज बड़ी देर तलक टकटकी लगाए बस सामने अलगनी और खूंटी पर टगे नजराना के कपड़ों को निरखता रहा। निरखते हुए रह रहकर उसे लगता रहा मानो जिस्म से उसका धड़ी अलग हो गया है। कमरे की दरो दीवार से जैसे नजराना की हंसी फूट रही है। पुरानी यादों में डूबे नियाज की आंखें देखते ही देखते न जाने कब डबडबा आईं। हलक में मानो सूखी रेत ठूंस दी हो किसी ने। लगा जैसे खिलखिलाती नजराना ने धीरे से पाखे की ओट ले ली। खुली आंखों के झूठे सपने से एक धुंधली आकृति एक झटके से गायब हो गई। नियाज ने गहरा सांस लिया और मन ही मन ये कहते हुए करवट ले ली, बादल शोभा बिजली, घटा की शोभा घोर, घर की शोभा कामिनी, बागन शोभा मोर। उपन्यास हलाला की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।